हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी अश्वनी पुरोहित। आज के इस लेक्चर में हम एमसीक्यू ओरिएंटेड इनकम टैक्स के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके कल के एग्जाम एनएफएल में आने के हायर चांसेस हैं। मैं 15-20 मिनट में पूरा इनकम टैक्स के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ओरिएंटेड चीज़ें जो आ सकती हैं वो हम इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले फेवरेट क्वेश्चन आता है पीएसयू का, रेसिडेंशियल रेसिडेंशियल स्टेटस कौन सा सेक्शन में होता है बेटा? सेक्शन 6 छक्का मारना अपन को। बेसिक कंडीशन क्या है रेसिडेंट होने की? दो कंडीशन होती बेटा। किसकी होती? एक तो रेसिडेंट प्लस ऑर्डिनरली रेसिडेंट, आर एंड ओ आर इसको बोलते हैं, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट। मतलब जैसे मैं हूं ना तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट हूँ। रेसिडेंट की अलग दो क्राइटेरिया, बेसिक कंडीशन। अगर ये दो बेसिक कंडीशन फुलफिल होती हैं, इनमें से दो बेसिक कंडीशन में से फुलफिल होती हैं तो वो रेसिडेंट होता है। उसके बाद अगर प्लस ऑर्डिनरली रेसिडेंट की कंडीशन फॉलो हो जाए तो वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो जाता है। आइए देखते हैं हम रेसिडेंट किसको बोलते हैं। रेसिडेंट उसको बोलते हैं इफ ही सेटिस्फाई एनी वन, इन दो में से सिर्फ एक कंडीशन फुलफिल कर दे। इफ ही स्टेज, मतलब ही इंक्लूड शी ऑल्सो, ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर याद रखना, इधर घुमाता है एग्जामिनर। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे ज्यादा रहा हो। सेकंड कंडीशन अगर या तो ये इनमें इन दो में से एक कोई फॉलो हो जाए। He stays in India for 60 days or more and also for 365 days or more during 4 years preceding the relevant previous year। मतलब पिछले जो प्रीवियस ईयर में 60 दिन रहा हो। He stays in India for 60 days or more and also 365 days or more during the 4, आज हम अगर देख रहे हैं तो आज प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर। इनकम टैक्स में क्या होता है बेटा? इनकम टैक्स में हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। यहाँ फाइनेंशियल ईयर नहीं होती है, यहाँ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर से हम काम चलाते हैं। तो वो क्या बोलता है, अगर आज की प्रीवियस ईयर में हम देख रहे हैं, आज हमारी प्रीवियस ईयर क्या है बेटा? 2021 है। अगर 2021 देख रहे हैं तो 2021 से पिछले 4 साल देखेंगे। आज अगर हम इधर रेसिडेंट स्टेटस देख रहे हैं इसका 2021 प्रीवियस ईयर पे, तो 2021 से इमीडिएटली 4 बैक करेंगे हम। तो 4 बैक करने में हमें देखना 365 दिन रहा है क्या? अगर रहा है तो जय माता दी, ठीक है। और प्लस 60 डेज प्लस है और नहीं होगा, प्लस एंड मतलब प्लस। इन दो में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो गई तो भाई साहब वो रेसिडेंट हो जाएगा। इसके बाद ऑर्डिनरी रेसिडेंट की क्या है डेफिनेशन? ऑर्डिनरी रेसिडेंट में क्या है? एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इफ ही सेटिस्फाइड। ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सामान्य रेसिडेंट होने के लिए उसको दो कंडीशन और फुलफिल करनी। एक कंडीशन ये, दो यहाँ, दो की दो। ही इज रेसिडेंट इन एनी टू, अगर पिछले 10 प्रीवियस ईयर्स में, अगर इधर देख रहे हैं आज के प्रीवियस ईयर 2021 पे देख रहे हैं तो आज से इमीडिएटली 10 प्रीवियस ईयर को बैक करोगे और पिछली इमीडिएटली 10 प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 2 ईयर आपका निवास भारत में होना चाहिए। ही इज रेसिडेंट इन एनी, मतलब रेसिडेंट होना चाहिए उसको प्रीवियस। देखिए इसका मतलब वो बोल रहा है ऑर्डिनरी रेसिडेंट में अगर प्रीवियस ईयर 2021 है, 2021 से हमको इमीडिएटली 10 प्रीवियस ईयर में देखना कि प्रीवियस 10 ईयर्स में क्या वो 2 साल रेसिडेंट था। रेसिडेंट की डेफिनेशन क्या देखी बेटा? 182 डेज और मोर इन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, या 60 डेज और मोर प्लस 365 डेज इन इमीडिएटली 4 प्रीवियस ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर। अगर 2 साल रेसिडेंट रहा हो, रेसिडेंट की डेफिनेशन वापस से बताई, या प्लस हिज टोटल स्टे इन इंडिया इन द लास्ट 7 ईयर्स प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर इज 730 और मोर, प्लस ये कंडीशन और है प्रीवियस ईयर 2021 से 7 ईयर बैक करो प्रीवियस ईयर। इन 7 ईयर जो बैक करा इसमें टोटल 730 डेज और मोर अगर वो इंडिया में रहा है तो भाई को हम ऑर्डिनरली रेसिडेंट बोल देंगे। आपको एग्जाम में ये चीज़ आती है, वापस से देख लो एक बार। रेसिडेंट का क्वेश्चन आता है, बताओ रेसिडेंट है कि नहीं?
तो मैं दोनों चीज़ समझा रहा, रेसिडेंट और ऑर्डिनरली। रेसिडेंट में क्या बोलता, एक कंडीशन फुलफिल करनी है, 182 days और मोर इन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। फाइनेंशियल बार बार आ रहा, अकाउंट्स पढ़ाई क्योंकि मैंने आपको बहुत टाइम से। इसके बाद या तो 60 days और मोर, राइटिंग से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना मेरे दोस्तों, प्लस 365 days इन लास्ट immediately preceding लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। तो ये रेसिडेंट हो जाएगा, इनमें से एक फुलफिल करी तो। ठीक है मेरे दोस्तों। इसके बाद ऑर्डिनरली में हमने क्या देखा बेटा, ऑर्डिनरली में देखा प्रीवियस ईयर इधर 20-21 में दिख रहा है, तो उसके इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 ईयर में हमको देखना है क्या वो 2 साल 2 ईयर रेसिडेंट रहा है। इफ यस ओके, फिर सेकंड कंडीशन भी करो, दोनों कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। इमीडिएटली प्रीसीडिंग 7 ईयर में क्या 730 दिन रहा है, यस, तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। बस इतना याद रखना है इसके अंदर। अब सैलरीज कौन से सेक्शन में चार्ज होती है, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इनकम टैक्स कौन से सेक्शन, इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 4। इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 4। इस पे MCQ बहुत बार आए हुए हैं अलग अलग PSUs में, PSU एग्जाम्स में। सैलरी जो होती है, सैलरीज कौन से सेक्शन के अंडर टैक्सेबल होती है, सेक्शन 15 के अंडर होती है। अब कुछ अलाउंसेस हैं जिनके बारे में आपको भाई साहब एक एक नंबर की चीज़ें पूछते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एग्जाम्प्ट कितने तक है, 100 रुपये प्रति माह पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड, मतलब 2400 रुपये 2 चाइल्ड। एक चाइल्ड का 1200 मैक्सिमम एग्जाम्प्ट रहेगा, 2 चाइल्ड के लिए मैक्सिमम 2400 एग्जाम्प्ट रहेगा। हॉस्टल अलाउंस 300 रुपये प्रति माह पर चाइल्ड और मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए मिलती है, तो पर चाइल्ड के लिए 3600 एग्जाम प्लस 2 के लिए 7200 हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, हाउएवर इफ एम्प्लॉय, फुल्ली टैक्सेबल होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर आपने हैंडीकैप्ड को दिया, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है विद डिसेबिलिटी और लोअर एस्टिमेटी, वो 3200 तक एग्जाम्प्ट रहेगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आउट स्टेशन अलाउंस, एनी अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय वर्किंग इन एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंडिचर, इट इज एग्जाम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब 70% ऑफ द अलाउंस और 10,000 विच एवर इज लोअर ही एग्जाम्प्ट होगा। आउट स्टेशन अलाउंस मिल रहा तो कितना एग्जाम्प्ट होगा, 70% ऑफ द अलाउंस या 10,000 विच एवर इज लोअर। अंडरग्राउंड अलाउंस एग्जाम्प्ट होता है, ट्राइबल अलाउंस एग्जाम्प्ट 200 रुपये प्रति माह, मतलब 2400 रुपये एग्जाम्प्ट। अदर कॉम्पनसेटरी अलाउंस क्या होते हैं, कॉम्पनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड अलाउंस, मतलब 1000 रुपये तक, 1000 प्रति माह तक एग्जाम्प्टेड है। कंपोजिट फील्ड एरिया अलाउंस, कंपोजिट फील्ड एरिया अलाउंस 2600 रुपये तक एग्जाम्प्ट है। कॉम्पनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस अप टू 2600 ये। आईलैंड ड्यूटी अलाउंस 3250 तक एग्जाम्प्ट है। काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस 13900 प्रति माह एग्जाम्प्ट है। स्पेशल कॉम्पनसेटरी हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस अप टू 4200 रुपये प्रति माह पर मंथ इज एग्जाम्प्ट। हाउस रेंट अलाउंस HRA मिलता है, तो इस पर भी क्वेश्चन आता है, मतलब मोस्टली हमने देखा हुआ है कि बहुत ट्रिक, छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कितना एग्जाम्प्ट होगा। अगर मैं HRA दे रहा हूँ, मैं एम्प्लॉयर हूँ, मैंने आप मेरे एम्प्लॉय में एज अ एम्प्लॉयर आपको HRA देता हूँ, तो HRA में कितना तक एग्जाम्प्ट होगा, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पे किया सपोज 10,000 और 10% ऑफ सैलरी कितना है, 10 सैलरी क्या होगी यहाँ, मीनिंग ऑफ सैलरी क्या है फॉर HRA पर्पस, बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, इफ देयर इज चेंज इन HRA सैलरी रेंट पेड लोकेशन ऑफ अकोमोडेशन एंड एग्जाम्पशन चल भी। अगर कुछ चेंज हुआ है बीच में तो ये चीज़ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा देखो, ये काट दो यहाँ, आप सीधा सीधा सिर्फ देखो कितना होगा, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी और 50% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी इन केस ऑफ, जो आपको सैलरी है उसका 50%, किस केस में, मेट्रो सिटी में ये कब करेंगे, मेट्रो सिटी में। 40% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी, रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी क्या होती है, ये
बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस कमीशन बेस्ड ऑन द टर्नओवर। क्या हुआ, अगर मेरी रिटायरमेंट सैलरी 10,000 है बेटे, मैंने रेंट पे किया 5,000, अब मुझे कितना निकालना है, एग्जामेशन निकालना है, तो क्या करना, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी है, 10% रिटायरमेंट बेनिफिट के अकॉर्डिंग मैंने सैलरी निकाली, मतलब बेसिक प्लस DA कमीशन बेस्ड टर्नओवर, इसका 10% मैंने निकाला, मतलब 1,000। इन दोनों का जो कम होगा वो एग्जाम्प्ट होगा, इन दोनों मतलब इन दोनों में से जो कम होगा वो एग्जाम्प्ट होगा। अब सपोज मैं मेट्रो सिटी में नहीं रहता हूँ तो 40% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट मतलब 4,000 रुपये, तो देखो 4,000 एग्जाम्प्ट होगा। इन दोनों में से जो लोअर आए वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अगर ये 3,000 होता तो ये 3,000 एग्जाम्पशन हो जाती दोस्तों, ठीक है। और मेट्रो सिटी में 50% हो जाता है। अब इंटरटेनमेंट अलाउंस देख लेते हैं। Entertainment allowed deduction shall be allowed only in case government employee under section 16 subsection 2 to the extent of at least इतने तक हमको entertainment allowance exempt होगा। 20% ऑफ बेसिक सैलरी 5,000 और एक्चुअल अलाउंस 20% ऑफ बेसिक सैलरी सपोज 10,000 है तो 2,000, 5,000 दे के रखा है, और एक्चुअल अलाउंस अगर आपको मिला है 1,000 तो 1,000 रुपये ही एग्जाम्प्ट होगा। लीस्ट मतलब सबसे कम, थोड़ा 3 कंडीशन है वैसे मेरे हिसाब से तो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद क्या है बेटा, इसके अलावा मुझे नहीं लगता इसमें से कोई इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल अगर देख समझना, इंटरेस्ट फ्री रेट अगर आपको दिए तो जितना आप दे रहे हैं और जो मार्केट में रेट है, सपोज आपको 5% पर मैंने ब्याज इंटरेस्ट रेट पर दिया है और बाजार में 10% है, तो 5% मैंने फ़ायदा दिया, वो हमारा परक्विसिट्स में आ जाता है, मतलब फ्रिंज बेनिफिट्स में आ जाएगा। ये इसी का कहने का मतलब है। इसके बाद ग्रेचुटी आपको पता ही है कि 20 लाख तक का एग्जाम्प्ट है, मैक्स टू मैक्स। कैसे निकालते हैं ग्रेचुटी, जो सैलरी होती है उसको 26 दिन में तोड़ते हैं, 15 दिन ऑफ जो भी कंप्लीटेड मंथ होगा उसका 15 दिन की सैलरी लिया जाता है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 20 है, और लास्ट 3 मंथ्स का ड्रॉन एवरेज सैलरी 10,000 है। तो ये ग्रेचुटी इस तरीके से आती है, या 20 लाख, या इस तरीके का जो ये निकाला है, या 20 लाख दे एग्जाम्प्ट हो सकता है, या ग्रेचुटी रिसीव, या ये, इन दोनों में से जो लोअर होगा वो एग्जाम्प्ट होगा। अब देखो इसमें से आता है हाउस प्रॉपर्टी का। हाउस प्रॉपर्टी का नॉर्मल डिडक्शन वगैरह आपको, तो हम हाउस प्रॉपर्टी का देख रहे थे। हाउस प्रॉपर्टी में बेटा क्या होता है, हमको निकालनी होती है जीएवी और एनईवी। जीएवी एनईवी कैसे निकालते बेटा, पहली होती है म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू, इन दोनों का जो हायर होता है, हायर अमाउंट होता है, वो हायर अमाउंट लिखते हैं ऐसे। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट दिया होता है, सब दिया होता है, हमको सब कुछ दिया होगा, बस म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इसको एफ आर फेयर रेंट, इन दोनों में से जो हायर होगा वो लिख देंगे हायर अमाउंट ऑफ 1 एंड 2, 1 एंड 2। तो क्या आ गया, हायर, ये आ गया अमाउंट। सपोज चलो छोड़ो इतना ही समझ लीजिए, हायर अमाउंट 1 और 2 के में से जो एम और एफ आर में से जो हायर होगा वो इधर लिख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन देता है स्टैंडर्ड रेंट, अब इस 3 और 4 में जो लोअर होगा वो इधर लिख देंगे लोअर अमाउंट, और एक्चुअल रेंट जो हमने रिसीव किया वो इधर ऐसे कर देंगे। अब इनमें से जो हायर होगा वो हमारा जीएवी बन जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब उसमें से हम क्या माइनस करते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन है 24 सबसेक्शन ए में कितना है 30% ऑफ, 30% ऑफ क्या है बेटा, थर्टी परसेंट ऑफ एनएवी। जीएवी में से पहले म्यूनसिपल टैक्सेस हम माइनस करते हैं। म्यूनसिपल टैक्सेस पेमेंट बेसिस पे माइनस किया जाता है, पेमेंट बेसिस पे करते हैं, तो लेस करने के बाद आ जाता है हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू में लेस करते हैं म्यूनसिपल टैक्सेस पेमेंट बेसिस पे। इसके बाद आता है NAV नेट एनुअल वैल्यू, इसमें से हम 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं, सीधा 24 सबसेक्शन ए में 30% ऑफ NAV मिलता है, प्लस इंटरेस्ट जो आपने इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग किया होगा अपने हाउस के लिए, इंटरेस्ट ऑन जो भी आपने अपने हाउस बनाने के लिए किया होगा, बोरोइंग लोन लिया होगा हाउसिंग लोन, उस पर 2 लाख तक का इंटरेस्ट का यहाँ पे डिडक्शन दिया जाता है। कंडीशन क्या है उसकी,
1 अप्रैल 99 के बाद आपने लोन लिया हो और उसके लोन लेने के 5 साल के भीतर भीतर घर का कंस्ट्रक्शन या घर खरीद लिया गया हो तो आपको 2 लाख का छूट मिल जाएगा। 2 लाख इंटरेस्ट का पर ईयर के बेसिस पे होता है। इतना ही देखना है। इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, 30% ऑफ NAV के बारे में पूछ सकता है, ये पूछ सकता है म्यूनसिपल टैक्सेस पेमेंट बेसिस में पे होता या एक्यूरल तो पेमेंट बेसिस में होता। 30% ऑफ NAV एग्जम्पशन है, डिडक्शन है, सॉरी 2 लाख का इंटरेस्ट का डिडक्शन है सेक्शन 24 सबसेक्शन बी में। इतना ही पूछेगा इसमें से। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस, इसका चार्जिंग सेक्शन याद रखो 28% है बस, इसके अलावा इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें क्योंकि भैया NFL की परीक्षा है। ज़्यादातर चीज़ें सैलरी से पूछी जाती है क्योंकि आप सैलरीड एम्प्लॉय बनने वाले हो। क्लबिंग ऑफ इनकम में जिस पेरेंट्स की जिस गार्जियन की ज़्यादा सैलरी होती है उसमें ऐड किया जाता है और जिसमें ऐड किया जाता है उसको देखो 1500 रुपये की यहाँ छूट मिलती है। कहाँ लिखा हुआ है, यहीं कहीं लिखा होगा 1500 रुपये की छूट मिलती है। सर आप देख के नहीं आते हो क्या? नहीं यार देख के ही नहीं आता मैं। ये ईच माइनर चाइल्ड के लिए 1500 रुपये की डिडक्शन मिलती है। डिडक्शन मतलब एग्जाम्शन, डिडक्शन एग्जाम्शन अलग होता है, एग्जाम्शन मिलती है। इसके बाद सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, आपको याद रखना हाउसिंग प्रॉपर्टी का जो लॉस होता है वो हम 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इतना ही आपको देखना है इसमें। इसके बाद रिटर्न की डेट देखनी, कंपनी के लिए 30 सितंबर है। असेसमेंट ईयर 2021, अभी असेसमेंट ईयर 21-22 नहीं आई है भाई। जब 31 मार्च 2021 आएगी तब असेसमेंट ईयर आएगी, अभी ये लग ही नहीं सकती है। तो कई लोग डाउट करते हैं सर ये वाला पढ़ना ही नहीं, तो मैं बोलूँगा असेसमेंट ईयर 2021 ही पढ़ो अभी। कंपनी के लिए 30 सितंबर है। पर्सन अदर देन कंपनी हुज अकाउंट आर, कोई पार्टनरशिप फर्म है या सोल प्रोपराइटर है, उसकी ऑडिट होती, टैक्स ऑडिट होती है तो उसको 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर में अपना रिटर्न फाइल करना होगा। अब वर्किंग पार्टनर ऑफ फर्म हुज अकाउंट आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, वर्किंग पार्टनर होता है उसका भी रिटर्न 30 सितंबर को जाएगा। और अदर केस इंडिविजुअल के केस में 31, जिसका ऑडिट नहीं कराना, अगर इंडिविजुअल को ऑडिट होना है, इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट होना है तो आपको 30 सितंबर तक फाइल करना है। और इंडिविजुअल जिसका ऑडिट हुआ है, जिसकी फर्म का ऑडिट हुआ है और वो अगर पार्टनर है उसका भी 30 सितंबर को जाना है। इसके बाद अदर देन जिसका ऑडिट ही नहीं होना है, सैलरीड एम्प्लॉय या ऑडिट में नहीं आता, उसका 31 जुलाई असेसमेंट ईयर आपको करना है। लेट फीस क्या है, अगर इनकम आपकी ग्रॉस टोटल इनकम अगर 5 लाख रुपए तक की है तो लेट फीस 1000 है, 5 लाख से ऊपर है तो लेट फीस आपकी रिटर्न फाइल करने की 5000 है। इतना बस आपको याद रखना है। एडवांस टैक्स का कितना है, पहली ड्यू डेट रहती 15 जून ऑफ प्रीवियस ईयर, 15 सितंबर ऑफ दूसरी होती 15 सितंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, फिर होती 15 दिसंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, फिर होती 15 मार्च। 15% फिर 30% देना पड़ता, फिर 30% देना पड़ता, फिर बाकी 25% देना पड़ता है। इतना याद रखना है आपको। एग्रीकल्चर इनकम देख लीजिए एक बार कौन सी एग्जम्प्ट है। ये वाली एग्जम्पशन है, ये भी एग्जम्पशन है एग्रीकल्चर से, नॉन एग्रीकल्चर से। टैक्सेबल कितना है 40% इसमें 40%। बस इतना देखने से ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। अब TDS रेट्स 25% से कम की गई थी, देख लीजिए। नॉर्मल है तो रटने के काम है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ रेट्स, तो आप इसमें समझाने की कोई बात ही नहीं है। जो मेन क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ से बनते हैं। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ डिवेंचर्स वगैरह पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो 7.5% का TDS कटेगा।
डिविडेंड अदर देन, पहले डिविडेंड 115 वो मतलब 10 लाख से ऊपर का अगर आप डिविडेंड आपको रिसीव हो रहा है तो कंपनी 10% का TDS काटती थी, बट कोरोना के चक्कर में 25% से रेट रिड्यूस की गई है। तो अभी अगर क्वेश्चन आता तो 7.5% वुड बी द आंसर। रेट्स आप देख लीजिएगा, रेट्स आई डोंट थिंक सो कि इट्स दैट आपको बताना चाहिए। तो ये लेक्चर यहीं रोकते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट करिए, अच्छे से पढ़िए और ऑल दी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। अच्छे से एग्ज़ाम करिए, बिल्कुल डरना नहीं है। आपने मेहनत की होगी तो आप ज़रूर 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 पास होंगे। एंड आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। आप अच्छे से करिए, बढ़िए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए दोस्तों। जय हिंद।